हाँ हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इस क्लास 9th के एनसीईआरटी से हम लोग चैप्टर पढ़े थे, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो वह चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। आज हम लोग उसी के आधार पे एमसीक्यूज करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को नहीं रोकते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान और एवं भार में संबंध। तो द्रव्यमान और भार में जो संबंध होता है ये W इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, जो W होता है ये क्या होता है, भार को बताता है, और जो m होता है ये किसको बताता है, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को। ठीक है, ये जो G होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण। ठीक है, ये G का जो मान होता है ये याद कर लीजिएगा 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है G का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो W इक्वल टू mg, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा W इक्वल टू mg, जो कि द्रव्यमान और भार में संबंध को बताता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है, कह रहा है निम्न में किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हम लोग पदार्थ की अवस्था को थोड़ा समझते हैं, वहां से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ठोस को देखते हैं। ठीक है, ठोस जो होता है, ठोस को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है द्रव। ठीक है, द्रव। ठीक है, द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। ठीक है, ये होता है लिक्विड। और अगला जो होता है वो क्या होता है, गैस। ठीक है, गैस। ठीक है, गैस। और इन सभी के आकार और आयतन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो ठोस होता है इसमें आकार, ठीक है, आकार वह आयतन, ठीक है, आकार वह आयतन, आयतन, आयतन दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, निश्चित होता है। ठीक है, होता है। देखिए ठोस में क्या होता है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब आकार निश्चित, आयतन निश्चित, मतलब ठोस में आकार निश्चित, आयतन निश्चित। लेकिन द्रव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आकार इसमें अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार जो होता है, आकार द्रव में आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। लेकिन जो आयतन होता है, द्रव का आयतन, आयतन जो होता है, द्रव का आयतन, ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, निश्चित। ठीक है, गैस जो होता है, गैस को भी समझिएगा, इसमें आकार, ठीक है, आकार वह आयतन, आयतन, आयतन दोनों, ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, होता है, अनिश्चित होता है। बात समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले कि जो ठोस है इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव होता है इसमें आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो गैस होता है इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में अंतर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, किसका निश्चित होता है। ठीक है, तो देखिए आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो देखिए आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, किसका, ठोस का। तो अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि ठोस है कौन। तो देखिए जल क्या है, द्रव है, वायु क्या है, ये भी
द्रव वाई क्या है, गैस में आ जाएगा, वाई किस में आएगा, गैस में आ जाएगा। पारा जो है ये क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये धातु तत्व है, ठीक। इसका प्रतीक होता है एच जी, ये किस में आता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। बचता है लोहा, लोहा क्या है, यह ठोस होता है, क्या होता है, ये ठोस होता है। और ठोस में क्या होता है, आकार, ठीक है, आकार और वह आयतन, वह आयतन, आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल द्रव अवस्था में, वायु गैस अवस्था में, और पारा आपका द्रव अवस्था में, लोहा जो है ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में होने के साथ साथ क्या होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है, ये प्रश्न है अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में समझे हैं, क्या समझे हैं, यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज मैं बता रहा हूं, इस प्रश्न को समझिएगा। ठोस में क्या होता है, आकार वह आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव में जो होता है, द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित वह आयतन निश्चित, ठीक है, होता है। गैस में क्या होता है, गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ये देखिए, ये जो मैं लिखा हूं इसको समझिए कि ठोस में आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। और गैस में क्या होता है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तो कह रहा है अनिश्चित आकार वाले पदार्थ, तो देखिए आकार अनिश्चित है, और देखिए द्रव में आकार क्या है, अनिश्चित, और ठोस का निश्चित है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अनिश्चित है आकार, और यहाँ पे आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो यहाँ पे देखिए द्रव जो है, द्रव और गैस का आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये समझ में आया होगा कि देखिए द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का आकार भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, गैस तथा द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो क्या कहलाते हैं, गैस और द्रव कहलाते हैं, ठीक है, जिनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अभी मैं यहाँ पे बता दिया कि जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जो द्रव होता है इसमें आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, और गैस जो होता है इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है कि अंतराणविक, ये क्या है, अंतराणविक, ठीक है, अंतराणविक, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, अंतराणविक है ये, अंतराणविक आकर्षण बल प्रबलतम होता है। तो देखिए अंतराणविक आकर्षण बल प्रबलतम होता है। तो अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है ये अधिकतम होता है किसमें, ठोस में। लेकिन हम लोग जो अंतराणविक आकर्षण बल का जो मतलब सीरीज बढ़ता हुआ क्रम है इसको देख लेते हैं। तो इसको समझिएगा, अंतराणविक आकर्षण बल
अंतराणविक आकर्षण बल, तो देखिए सबसे क्या होता है ठोस में, ठोस, ठोस, ठीक है, उसके बाद से द्रव, ठीक है, द्रव, उसके बाद से गैस। तो ये बात आपको समझना है, क्या समझना है इसमें कि जो ठोस होता है इसमें आकर्षण बल क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा होगा, और गैस में क्या होगा कम होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। तो जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो ठोस में ज्यादा और गैस में क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल प्रबलतम होता है, क्या होता है प्रबलतम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ठोस, ठीक है। ठोस में क्या होता है अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है, जो कि ये इसका क्या है, ये देखिए ये क्या है ठोस में ज्यादा और ये द्रव में उससे कम, और द्रव के बाद गैस में उससे कम, मतलब सबसे कम किस में होता है गैस में होगा, और सबसे ज्यादा कहां पे होगा ठोस में होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, ये जो प्रश्न है ये कह रहा है ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार द्रव में होता है, किसमें होता है ताप में वृद्धि करने से अधिक जो प्रसार होता है, अधिक प्रसार होता है, ठीक है, किसमें होता है द्रव में होता है, किसमें होता है द्रव में होता है, ताप में, ठीक है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है किसमें द्रव में, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, प्राप्त हो गया है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा जो प्रसार होता है ये परमाणुओं के आधार पे इसका क्रम देख लेते हैं, प्रसार, ठीक है, प्रसार को इंग्लिश में एक्सपेंशन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये प्रसार, तो सबसे अधिक गैस में, ठीक, उससे कम द्रव में, और उससे कम किसमें ठोस में, किसमें ठोस में, ठीक है। तो ये इसका क्रम है, गैस, द्रव और ठोस, तो ज्यादा किसमें होगा ज्यादा गैस में, और कम किसमें होगा कम किसमें होगा ठोस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, ये देखिए ये जो प्रश्न है कह रहा है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिए अणुओं की, ठीक है, ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, तो क्या है ठोस, उसके बाद से द्रव, उसके बाद से गैस, ठीक है, ये क्रम है, ठीक है, किसका अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, किसका है बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें हम लोग ये जो सिंबल है इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस में, उससे कम, ठीक, तो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, देखिए ठोस में कम और उससे अधिक, फिर लास्ट में सबसे अधिक, तो जो हमारा अणुओं का गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा किस में है, ज्यादा किस में है, ज्यादा है गैस में, ठीक है, ज्यादा किस में है गैस में, और कम किस में है, कम किस में है ठोस में, ठीक है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठोस में सबसे कम, गैस में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, अगला प्रश्न। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या प्राप्त हुआ कि ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, गैस में ठोस में कम, गैस में ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला जो प्रश्न है इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाएगा। अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाएगा हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, कह रहे जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्वथनांक कहते हैं। और थोड़ा सा क्वथनांक को हम लोग समझेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वथनांक को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वाष्पन भी इसको कहा जाता है, वाष्पन। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, इनको कहा जाता है। और ये क्वथनांक जो होता है, क्वथन, ये क्या करता है, द्रव से ठीक है गैस में परिवर्तित करता है। ये द्रव से गैस में परिवर्तित करता है, ये बात याद रखिएगा कि द्रव से गैस में परिवर्तित कौन करता है, क्वथनांक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को, हाँ ये देखिए, निम्न में से ऊर्ध्वपातन है। निम्न में से ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन होता है। ये क्या होता है कि इसकी परिभाषा जो होती है कि ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, मतलब ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब कि ठोस से गैस में परिवर्तित होना। ठीक है, गैस में परिवर्तित होना, ठीक है, होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होगा, ये समझ लीजिए, जैसे कपूर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, आयोडीन, और उसके बाद से नैप्थलीन। ठीक है, नैप्थलीन, ये सभी के सभी क्या है, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या समझते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या करता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या होता है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नैप्थलीन, ये ऊर्ध्वपातन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग कि, तो यहाँ पे हम लोग अब चेक करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, चीनी तो होगा नहीं, नमक होगा नहीं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड निम्न में से ऊर्ध्वपातन है, तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड ये ऊर्ध्वपातन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकता है। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। तो नौसादर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पृथक कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे किसके विधि द्वारा, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखिए जो नौसादर होता है, यह नौसादर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है। और नौसादर क्या होता है कि ये हम लोग जब इसको क्या करते हैं कि नौसादर और नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, क्योंकि जो नौसादर एक ऊर्ध्वपातज है जबकि नमक क्या है, नहीं है। ठीक है, नमक इसमें क्या है, ऊर्ध्वपातज नहीं है, लेकिन ये नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, यह ऊर्ध्वपातज का उदाहरण है। तो नौसादर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मिश्रण से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, नमक क्या है, ऊर्ध्वपातज का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातज है नौसादर और नमक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऊर्ध्वपातन आया है तो ये क्या होता है, ये ठोस से, ठीक है, ठोस से गैस में परिवर्तित करता है, गैस में परिवर्तित करता है, परिवर्तित। ठीक है, समझ में आया, ठोस से गैस में परिवर्तित करता है। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, निम्न में से, देखिए निम्न में से, ठीक है, निम्न में से सही संबंध है। तो देखिए जब हम संगणन पढ़े थे तो संगणन में क्या पढ़े थे कि आसवन बराबर क्वथन प्लस संगणन होता है। ठीक है, संगणन में क्या पढ़े थे कि आसवन बराबर, ठीक है, ये संगणन में हम लोग पढ़े थे संगणन। ठीक है, संगणन को हम लोग कंडेंसेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो देखिए संगणन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन एक ही बात है। ये हम लोग पढ़े थे आसवन बराबर क्वथन प्लस संगणन, जो कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसके बारे में समझेंगे। किसके बारे में, संगणन के बारे में। संगणन जो होता है ये वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया होती है। संगणन जो होता है ये वाष्पीकरण की, ठीक है, वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया होती है, विपरीत क्रिया है, होती है। ठीक है, विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद से जो संगणन होता है, विपरीत क्रिया होती है, संगणन का प्रयोग आसवन प्रक्रम में किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि संगणन का प्रयोग, ठीक है, संगणन का प्रयोग आसवन प्रक्रम में करते हैं। ठीक है, जो संगणन होता है इसका प्रयोग हम लोग आसवन प्रक्रम में करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये बात समझिएगा कि जो संगणन होता है ये क्या करता है, गैस से, ठीक है, गैस से द्रव में परिवर्तित करता है, गैस से द्रव में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, गैस से द्रव में परिवर्तित करता है। ठीक, कौन, संघनन। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्था है, जैसे गैस से द्रव में परिवर्तित करता है, संघनन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण, ठीक है, जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी। ठीक है, वाष्पीकरण बढ़ा देगी, वाष्पीकरण क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी, तो जल का तापमान बढ़ाना। ठीक है, जल का क्या हो जाएगा, जल का तापमान बढ़ाना। ठीक है, जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी। ठीक है, वाष्पीकरण कौन बढ़ा देगी, जल का तापमान बढ़ाना। ठीक है, जल का तापमान बढ़ाना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वाष्पीकरण को समझते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलते हैं,
इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ये क्या होता है, ये द्रव में कार्यरत अंतराण्विक बलों की प्रबलतम ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। समझ में आया? कार्यरत अंतराण्विक बल की प्रबलता बढ़ने पर, ठीक है, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और समझिए, ताप या वायु की गति में वृद्धि होने पर, ठीक है, ताप या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ताप या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। समझ में आया? ताप या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न दिया है ये कितना छोटा सा है लेकिन बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्य को समझते हैं, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है, मैटर। ये क्या होता है, ठीक है, वे वस्तुएं, ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरे, ठीक है, जिसका क्या हो, द्रव्यमान व स्थान घेरे, ठीक है, घेरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। या आप दूसरे तरीके से ऐसी वस्तुएं जिसका आयतन हो, जिसको हम छू सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, जिसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगी, पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वन लाइन में समझिएगा कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरे उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लकड़ी है, इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, वजन होता है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वायु जो है इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश है इसका न तो द्रव्यमान और न ही ये स्थान घेरता है, तो इसलिए ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, कह रहा है अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है। अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है तो किसमें होता है, गैस में होता है। अंतराण्विक स्थान जो होता है ये किसमें अधिकतम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। किसमें होता है, गैस में होता है। अधिकतम किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। किसमें होता है, गैस में, ठीक है। उसके बाद से द्रव में, उसके बाद से किसमें होता है, उसके बाद से ठोस में, किसमें, ठोस में, ठीक है। ये अधिकतम होता है, ये अधिकतम होता है, ठीक है, ये अधिकतम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है बर्फ तथा जल है। तो बर्फ तथा जल है, ये देखिए बर्फ तथा जल है एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं, यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। बर्फ तथा जल एक ही यौगिक के विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अवस्था आया है तो हम पदार्थ की अवस्था पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, किसकी अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। तो ये पदार्थ की अवस्था जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ठोस, ठीक है, ठोस, यहाँ पे द्रव, ठीक है, यहाँ पे गैस, ठीक है, यहाँ पे गैस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ठोस से द्रव में गए, द्रव से गैस में गए, ठीक, गैस से हम लोग किस में आ गए, ठोस में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को भी समझिएगा कि हम द्रव से ठोस में गए और ठोस से, ठीक है, ठोस से गैस में गए, ठीक है, और गैस से हम किस में आ गए, द्रव में आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब हम ठोस से द्रव में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन, ठीक है।
इसको गलन कहते हैं। जब द्रव से गैस में जाते हैं तो इसको क्वथन कहते हैं, क्वथन या क्या कहते हैं, वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, ठीक है, क्वथन या वाष्पन। जब हम गैस से ठोस में आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण, क्या बोलते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण या दृढ़ीकरण बोलते हैं, दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि द्रव से ठोस में जाना क्या कहलाता है, जमना, जमना क्या कहलाता है, जमना, जमना, ठीक ठीक। इसको जमना मतलब फ्रीजिंग, क्या होता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन। द्रव से ठोस में जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, जमना या हिमांक भी कहा जाता है। जब हम द्रव से ठोस से गैस में जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। जब हम गैस से द्रव में आएंगे तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन, संघनन, संघनन। इसको कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन होता है। ये गलन जो होता है ये हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्यूजन भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गलन भी कहा जाता है, फ्यूजन भी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये हुआ ये पदार्थ की अवस्था के बारे में समझे। अब देखिए कि जब पदार्थ की अवस्था मतलब जल क्या है, जल एक यौगिक है, जल, जल क्या है, एक यौगिक है, जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल एक यौगिक है, यौगिक, यौगिक है, ठीक है। देखिए जल एक यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में, भौतिक अवस्था में होता है। क्या होता है, जो जल एक क्या है, यौगिक है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। जल एक यौगिक है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में, तीनों भौतिक अवस्थाओं में, अवस्थाओं में होता है। बात समझ में आया। तो देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, जल के रूप में, ठोस में क्या होता है, ठोस में किस में होगा, बर्फ के रूप में होगा ना, ठोस में क्या होगा, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या होगा, जल के रूप में, ठीक है। और गैस में क्या होगा, गैस में, ठीक है, गैस में किस में होगा, जलवाष्प, जलवाष्प, जलवाष्प या भाप, भाप के रूप में, ठीक है। ये बर्फ के रूप में और ये जल के रूप में। देखिए जल एक यौगिक है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में होता है, ठोस में, बर्फ के रूप में, द्रव में, जल के रूप में, गैस में, जलवाष्प या भाप के रूप में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन प्राप्त हो गया जो कि ऑप्शन बी, एक ही यौगिक है की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे बर्फ जो होता है ठोस अवस्था में होता है, जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही यौगिक के विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, गैसीय अवस्था में कण, गैसीय अवस्था में कण क्या होता है, गैसीय अवस्था में कण किसी भी दिशा में गति करते हैं। क्या होता है, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में क्या होता है, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में गति करते हैं, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैसीय अवस्था में कण जो होते हैं किसी भी दिशा में गति करते हैं, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये जो प्रश्न है क्या कर रहा है, जिन ठोस पदार्थ के गलने पर, जिन ठोस पदार्थ के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है,
दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। उनका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया, उनका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वृद्धि मतलब दाब बढ़ने पर गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, स्थान घेरता है। तो स्थान कौन कौन घेरता है, ठोस भी घेरता है, द्रव भी घेरता है और गैस भी घेरता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, स्थान घेरते हैं। तो जो कि ऑप्शन ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग गैस को समझते हैं कि जो गैस होता है इसका आकार, ठीक है, आकार वह आयतन, आयतन दोनों, ठीक है, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए जो द्रव होता है इसमें जो आकार होता है, आकार अनिश्चित वह आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जो ठोस होता है इसमें भी क्या होता है, आकार वह आयतन दोनों, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक द्रव के लिए समझिएगा कि जो द्रव होता है, द्रव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड। क्या कहते हैं, लिक्विड। आयतन को क्या कहते हैं, आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो आयतन होता है ये डिफिनिट मतलब निश्चित का मतलब डिफिनिट, निश्चित का मतलब डिफिनिट कहिए या आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड कहिए, फिक्स्ड। ठीक है, तो LVF मतलब द्रव जो होता है, द्रव का आयतन जो होता है निश्चित होता है। द्रव का आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां समझते हैं इसके उदाहरण को। ठीक है, ठोस जो होता है, ठोस के जो उदाहरण होंगे वह धातु होगा, लेकिन पारा के अतिरिक्त जो भी धातु बचते हैं, ठीक है, पारा के अतिरिक्त जो भी धातु हैं, हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। तो कमरे के ताप पर ठोस रहता है, कौन रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ठोस रहता है, कौन, कमरे के ताप पर ठोस रहता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये क्या रहता है, ठोस रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या है कि समझते हैं कुछ और प्रश्नों को। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसी धातु जो क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछेगा ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूछेगा ऐसी धातु जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातु जो नरम होती हैं। ठीक है, ऐसी धातु जिसको हम कमरे के ताप पे क्या करते हैं, ठोस अवस्था पे प्राप्त करते हैं, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसी धातु जिसको हम हथेली पर रखते हैं तो वह पिघल जाता है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि जो मतलब द्रव, ठीक है, द्रव धातु,
ठीक है, चाहे ऐसे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसी धातु, ठीक है, ऐसी ऐसी धातु धातु जो, ठीक है, द्रव, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी धातु, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ऐसी धातु जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ऐसी धातु जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, ठीक है। ऐसी धातु जिसको हथेली पर रखने से पिघल जाता है। तो आइए इन तत्वों को हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा देख लेते हैं। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, तो वह है पारा, ठीक है। पारा ये धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका प्रतीक होता है Hg, ठीक है। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है, तो ये है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। ऐसी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम, ठीक है। ऐसी धातु जिसको हथेली पर रखने से पिघल जाता है, वो क्या है? गैलियम। क्या है? गैलियम, ठीक है। क्या है? गैलियम, ठीक है। ये कमरे के ताप पर भी क्या होता है? ये कमरे के ताप पर क्या रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। ये भी बात समझिएगा कि ये कमरे के ताप पर क्या रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। जो गैलियम होता है, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक जो होता है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब क्या? कि क्वथनांक का मतलब कि द्रव से गैस में बदलना, द्रव का गैस में परिवर्तित होना। तो यह कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव होता है वो कहां पे परिवर्तित होता है? गैस में, वाष्प में, ठीक है। किसमें? वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प, ठीक है। या इसको आप जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या भाप बन जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्वथनांक समझ में आया? अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जल से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है, जल बर्फ अवस्था में होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो अगला प्रश्न है, ये 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है,
ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मतलब भाप बनता है। क्या बनता है? भाप बनता है। ठीक है, जो जल होता है, ठीक है, क्या होता है? जल जो होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का घनत्व देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, मतलब भाप में परिवर्तित हो जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ अवस्था में होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि जो जल जो होता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, बीच तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। ठीक है, क्या होता है? आयतन में घटता है। बात समझ में आया? तो यहां से जो हम लोग कुछ प्रश्नों को समझे, अब आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या है। ये कह रहा है, जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता होती है। तो ये क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पनशीलता होती है, तो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आया? तो ये वाष्पन आया है, तो थोड़ा सा हम लोग वाष्पीकरण को समझ लेते हैं। वाष्पीकरण को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग ये जो वाष्पन जो आया है, तो वाष्पन किस में होता है? क्वथन या वाष्पन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन या बॉइलिंग। ठीक है, ये क्या करता है? द्रव से गैस में परिवर्तित करता है। ठीक है, वाष्पन या क्वथन। ठीक है, तो ये क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है, गीले कपड़ों के सूखने की प्रक्रिया कहलाती है। गीले कपड़े को सूखने की प्रक्रिया हो, चाहे हम मटके में पानी रखते हो, वह वाष्पित होकर बाहर आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? जब हम स्पिरिट को हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। यह सभी के सभी क्रियाएं किसकी वजह से होती हैं? वाष्पन की वजह से होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की वजह से। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि वाष्पीकरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ये जो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होता है, ये क्या करता है? ठोस से, ठीक है, ठोस से गैस में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्लिमेशन होता है, इसका जो उदाहरण होता है, ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? ठोस आयोडीन I2। ठीक है, ये उसके बाद से क्या होता है? कपूर। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो अगला प्रश्न है, ये क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये क्या है कि देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे सेम आ गए हैं। क्या है कि ठोस का, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है? सेम हो गए हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होता है?
तो गैस में होगा, और सबसे कम किस में होगा, तो गैस में, ठोस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम किस में होगा, ठोस में, अधिक किस में होगा, गैस में। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन में इस तरह से टैग, ठीक है, इधर से उधर था। ठीक है, बात समझ में आया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। गैस में सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है हाँ, तो इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं क्या, निम्नलिखित में से पदार्थ के कणों की विशेषता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पदार्थ की कणों की विशेषता। ठीक है, पदार्थ की कणों की विशेषता को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कण बहुत बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके बीच, ठीक है, बीच जो होता है ये क्या होता है, बीच बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद से क्या होते हैं, ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, निरंतर निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी ऑप्शन सही है। पदार्थ के पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। मतलब कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी क्या है, पदार्थ के कण की गुण या विशेषता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंच तत्व नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पंच तत्व के बारे में समझते हैं। पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व क्या होता है, ये होता है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु। ठीक है, ये पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु जो है ये क्या है कि हमारा पंचतत्व है। सबसे पहले थोड़ा इन चीजों को समझते हैं कि भारतीय दार्शनिकों के द्वारा, ठीक है, पंच तत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, वर्गीकृत किया गया भारतीय दार्शनिक के द्वारा तत्वों को, ठीक है, पदार्थों को, द्रव्य को किसमें, पंच तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें पंच तत्व कौन कौन है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। ये सभी के सभी क्या है, हमारे पंच तत्व हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ के जो मूल तत्व हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ के मूल तत्व जिनको हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु हैं। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी
ऑप्शन सही है। अग्नि पंचतत्व नहीं है, मतलब ये पंचतत्व है, आकाश भी पंचतत्व है, लेकिन ये जो लकड़ी है ये पंचतत्व नहीं है, जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पंचतत्व तो है लेकिन लकड़ी जो है पंचतत्व नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, लकड़ी। इस प्रश्न का उत्तर लकड़ी क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ, पदार्थ है। ठीक है, लकड़ी क्या है, पदार्थ, द्रव्य, मैटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।